देखिए, आप मुझे इस बात का न्योता दे रहे हैं कि जैसी बातें बढ़ा चढ़ा के कही जाती हैं चुनाव में, मैं भी उसमें जुड़ जाऊं और मैं भी संख्या बताने लगूं। मैं समझता हूं ये अगर संभव है तो उन लोगों के लिए संभव है जो इस सब्जेक्ट पर शोध कर चुके हैं और बहुत गहराई से इस पर सोचते हैं, और पूरा समय उनको लगाना चाहिए घूमने में और सूचनाओं को प्राप्त करने में, ताकि वो आंकड़े प्राप्त करने के बाद जो भी आम जनता से उनको प्राप्त हो उससे वो कुछ अनुमान लगा सकें। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ जाकर हम देखते हैं और जो बातें हम सुनते हैं, कार्यकर्ताओं से सुनते हैं, अपने नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और किस तरह से लोगों का जो लगाव है वो बढ़ता जा रहा है, उसको ही सामने रखकर हम अनुमान लगा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि ये चुनाव हम बहुत अच्छा लड़े हैं। पिछले 2 चुनाव की तुलना में अगर कहें तो यकीनन ये बहुत अच्छा चुनाव हम लड़े हैं। क्या हम वहाँ पहुँच पाएंगे जिसका हम को आवश्यकता है, जितनी हमको आवश्यकता है कि नहीं, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कांटे की लड़ाई रही है, इसमें 2 राय नहीं है। और 2 बातें स्पष्ट हुई, आगे सामने आई हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में राहुल जी ने जिन बातों को रखवाया और जिन बातों का उन्होंने उल्लेख बार बार किया है, जैसे बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई बेरोज़गारी, किसानों को सही मूल्य ना मिलना, बच्चों को रोज़गार पाने के लिए बार बार प्रयास करना और बार बार उनको फ्रस्ट्रेट होना ये सुनकर कि पेपर फिर से लीक हो गया है, और बहुत सारे विषय हैं जिस पर उन्होंने बहुत तीखी और बहुत सटीक बातें कही हैं, और उसको लोगों ने स्वीकार किया है। हमारी गारंटीज़ को लोगों ने स्वीकार किया है, और लोग पिछले 10 वर्ष के अनुभवों से भी बहुत परेशान हैं, और वो ये समझते हैं कि ये सारी बातें पिछले 10 वर्ष में बढ़ी हैं, ये पिछले 10 वर्ष में हम इसके भुक्तभोगी बने हैं और अब परिवर्तन आना चाहिए। अब क्या इतना परिवर्तन आने की संभावना है जितना हम चाहते हैं और जिसमें हम सरकार बना सकें, इसमें मैं समझता हूँ बहुत सूझबूझ के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी एक फेज़ और बचा है, उसको हो जाने दीजिए, फिर हम कह सकेंगे कुछ। लेकिन आज सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि पार्टी का उत्साह देखकर, अपने कार्यकर्ताओं की लगन देखकर और जो प्रचार प्रसार हमारे नेताओं ने किया है, उन सब को देखकर विश्वास बन गया है, जो कि 4 महीने पहले नहीं था। विश्वास ये बन गया है कि अब हम सत्ता में आने के कगार पर हैं और हम अब सरकार एक अच्छी सरकार बनाएंगे। सर, आपको लग रहा है क्या कि एंटी इनकम्बेंसी नाम का जो शब्द होता है वो आप लोगों को ग्राउंड पे दिखाई दिया है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप सरकार बनाने, इसमें 2 राय नहीं है। इसमें 2 राय नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिला है। एंटी इनकम्बेंसी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जो एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर चुनाव बदल देते हैं। बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद आप चुनाव जीत लेते हैं। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है, ये साफ दिखता है, और एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव होगा ये भी साफ दिखता है कि एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ इस बात की नहीं है कि निराशा है कि हम कुछ नहीं कर पाए, इसकी निराशा है। एंटी इनकम्बेंसी इस बात की भी होती है कि हमारे साथ सही सलूक नहीं हुआ, और ये चारों तरफ आज ये दिखता है। और आज कोई ये कहे कि मेरे साथ स्वयं ऐसा सलूक नहीं हुआ, लेकिन उसको ये मालूम है कि 85 के साथ हुआ। शमीम भाई बात रोक दो, नहीं तो ये रोक दो। इनको डिस्टर्ब कर रहा है ये। आप भी यार, कमाल की बात है। चलिए फिर से स्टार्ट करेंगे। तो सर, जो आप कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी नाम की जो चीज़ है, शब्द होता है, वो आपको लगा कि ग्राउंड पे एंटी यकीनन लगा है। वो एंटी इनकम्बेंसी, जैसे मैंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव क्या होता है और कैसे होता है वो अलग बात है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी है। जो कुछ
इस सरकार ने किया है, ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ ही करे कि हम इस बात की शिकायत करें कि हमारे नेताओं को बंद किया जा रहा है, ईडी उनको हैरेस कर रही है, सीबीआई उनको हैरेस कर रही है। ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ऐसा हुआ है, बहुत हुआ है और उसकी कुंठा हमको है, लेकिन इसको जनता ने भी देखा है और जनता ने देखकर ये कहा है कि हम क्या पुलिस स्टेट बन रहे हैं, क्या अब इसी तरह से हमारा भविष्य होगा। आज किसी के घर पर रात को दस्तक दिया गया है तो क्या कल मेरे घर पे भी दस्तक दिया जाएगा। ये जनता ने इस बात को समझा है और उस पर उनकी प्रतिक्रिया अवश्य देखने को मिलेगी इस चुनाव में। तो सर फिर आपको लगता है कि क्यों फिर किस आधार पे आपको लगता है गृह मंत्री 300-310 का आंकड़ा 6 फेज में ही दे रहे हैं? क्या करें बेचारे, अगर 300 ना कहें तो क्या कहें। वो ये तो नहीं कह सकते कि हम 200 पे आ गए, माफ़ करना 200 पे आ गए, तो उनको अगर 10-20 सीटें मिलती हों अगले फेज़ में तो वो भी ना मिलेंगी। तो कहने को तो वो यही कहेंगे। अब ये तो नहीं कह रहे हैं कि 400 आएंगी। भाई 400 भी तो किसी ने कहा था ना, प्रधानमंत्री ने कहा था 400 पार, 400 से ज़्यादा। अब वो तो नहीं कह रहे हैं कि 400 आएंगी। अब तो सारा फोकस उनका इस बात पे है कि अगर कांग्रेस आ गई तो ये होगा, अगर कांग्रेस आ गई तो ये होगा। सारा फोकस तो उस पर आ गया है। तो इसका मतलब कांग्रेस आ रही है या वो आ रहे हैं, वो कम से कम कांटे की लड़ाई तो हो गई है, इसको वो स्वीकार कर रहे हैं। उनकी बात में ये बात बड़ी स्पष्ट आ रही है। कौन चुनाव जीतता है वो तो 4 तारीख को ही तय हो जाएगा। तय हो गया है लेकिन वो खुलेगा 4 तारीख को। तो 4 तारीख तक और थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। हम भी ये कह दें कि हमको इतनी सीटें आ रही हैं तो वो आ ही थोड़ी जाएंगी, लेकिन जितनी समझ आती है कि इतनी हमारी सीटें आ सकती हैं उसको ही हम आगे रख सकते हैं और उसी के संबंध में हम आगे अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, चाहे वो 1 फेज़ की बची हो या 2 फेज़ की बची हो। सर क्या लगता है आपको, आप कह रहे हैं कि नेता की बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है, अपने नेता की वो देखते हैं, बाकी दूसरी पार्टियों के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज या उनके बयानों को भी आप कभी देखते हैं क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री के बयान लगातार पहले दिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है मुस्लिम लीग का इम्प्रिंट है। उसके बाद में मंगलसूत्र वाली बात भी सामने रखी, इनहेरेंट टैक्स का इशू उन्होंने बनाया। उसके बाद अब ये भी कहा कि कल ही कि पाकिस्तान के अंदर दुआएं की जा रही हैं कि सपा और कांग्रेस जीत जाए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, उनको ये मालूम है कि पाकिस्तान में दुआएं की जा रही हैं। उनको कोई विशेष सूचना है कि पाकिस्तान में दुआएं की जा रही हैं। और जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया है उनकी ओर, और जब वो शॉल लेकर गए थे नवाज़ शरीफ साहब के घर पे, बिना बुलाए, बिना किसी न्योते के, बिना वीज़ा के, जब वो उनके घर गए थे और उनकी माता जी का उन्होंने सम्मान किया था, एक शॉल ले गए थे दिल्ली से या जहाँ से भी, तो उस सब का क्या हुआ? वो किसका रिश्ता था, किसके साथ संबंध थे? तो ये बातें, मुझे लगता ये है कि ये बातें तब करी जाती हैं जब कहने को कुछ बचता नहीं है। अगर ये सरकार 10 साल सरकार रही है, अगर इस सरकार ने वो काम किए होते जिसका ये समय समय पर बखान करते हैं, तो वो काम इतने होते गिनाने को कि और किसी बात के लिए समय ही नहीं मिलता। अब ले लीजिए, इनके दो तीन इनके मुख्य मुद्दे जो हैं वो ले लेते हैं। एक मुख्य मुद्दा ये था इन्होंने कि ये कहा था कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो लगता है। तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो मुस्लिम शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और जब हम अपना मैनिफेस्टो लिखते हैं तो हम मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो क्यों लिखेंगे? लेकिन इस देश में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हिंदू सभी हैं इस देश में, और ये तो इन्होंने कहा था कि सबका विकास और सबका विश्वास। तो क्या विश्वास मुसलमान का इनको नहीं चाहिए? फिर कभी कहते हैं कि नहीं, जब ये लोग अगर पीछे रह जाएंगे तो भारत कैसे तरक्की कर पाएगा, भारत प्रगति कैसे कर पाएगा अगर इतना बड़ा वर्ग पीछे रह जाएगा, कभी ये कहते हैं। इसी बात को कोई और कहे तो कहेंगे कि ये मुस्लिम लीग का एजेंडा है। और फिर आगे अब तो हमारे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है ना। अभी तक तो तांत्रिक चुनाव इस देश में उन लोगों के बीच में होता था जो सब लोगों के समान होते थे।
पढ़ा लिखा कोई ज़्यादा हो सकता है, समझदारी किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में क्षमता ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक मनुष्य के सामने खड़े होकर चुनाव लड़ता था। अब तो हमारे लिए एक बड़ी विडंबना है कि कोई सामने आकर ये कह रहा है कि मैं मनुष्य हूँ ही नहीं, मेरा तो किसी माँ की कोख से मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं तो बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं। तो अब ये बात कोई कहे तो उसका हम जवाब क्या देंगे? हम ये कहेंगे कि चलिए आपका डीएनए टेस्ट कराते हैं? क्या हम ये कहेंगे कि आप पहले डॉक्टरी करवाइए? ये बातें थिएटर में कही जाती हैं, ऐसी बातें फिक्शन में कही जाती हैं, ऐसी बातें रियल लाइफ में आपके सार्वजनिक जीवन में नहीं कही जाती। लेकिन इसका हम क्या जवाब देंगे? इसका क्या जवाब देंगे? कितनी हमारी भूमि चीन ने हड़प ली है और प्रधानमंत्री इसके बारे में उल्लेख ही नहीं करते, इसके बारे में कुछ कहते नहीं। अभी यूक्रेन की जंग जारी है, साल भर से ज़्यादा हो गया है। गाज़ा की जंग जारी है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने जाके जंग रुकवा दी, मैंने युद्ध रुकवा दिया, और सब लोग कहते हैं कि वाह वाह करो, इन्होंने युद्ध रुकवा दिया। तो कहाँ रुका है युद्ध? तो कितनी मुंगेरी लाल की कहानियाँ हमको सुनाई जाएंगी इस चुनाव में, समझ में नहीं आता है। तो वो मुंगेरी लाल की कहानियाँ ना सुनाएं, वास्तविकता पर ज़मीन पर उतर जाएं, वहाँ पर उनकी जो क्षमताएं हैं उनको सामने पेश करें, हम अपनी क्षमताओं को या अपनी जो भी हमारी सोच है उसको हम पेश करें, और उसके बाद लोकतांत्रिक चुनाव में जो अच्छा समझा जाए, जनता जिसको स्वीकार करे वो जीत जाए। सर 6 फेज तो है, वो तो उनका तो अब ईवीएम में उनका फैसला बंद हो चुका उन सीटों का। क्या आपको लगता है ईवीएम कहाँ बंद है? ये भी एक सवाल उठ गया है कि ईवीएम ठीक ठाक बंद है कि नहीं है। उनमें जो फैसले बंद हैं वो तो बाद में आएंगे। तो आपको लगता है, डाउट है क्या ईवीएम पे? आप देखिए, हमने आप तो 17C की अब बात कर रहे हैं और सब चीज़ें नहीं 17C को कोई बदल नहीं सकता है। 17C तो उसी वक्त भर दिया जाता है जिस वक्त चुनाव समाप्त होता है और ईवीएम फिर सील करके अंदर बंद किए जाते हैं, तो उस वक्त 17C तो बनता है। अगर बनता है 17C, ये एक वास्तविकता है और कानूनी एक रिक्वायरमेंट है, तो उस 17C को आप ऑनलाइन क्यों नहीं डाल सकते? एक बड़ा प्रश्न है। अब उस 17C को जो दिया है और वो अगर हमारे एजेंट्स ने ले लिया है तो उसमें तो कुछ ये बदल नहीं सकते हैं। जो भी लोग समझ रहे हैं कि 1000, 2000, 10,000 जो परसेंटेज, कितनी परसेंटेज बढ़ गई वोटों की, वो सिर्फ जो कार्यशैली है उसमें कोई कमी हो या कुछ त्रुटि हो तो ये माना जा सकता है, लेकिन 17C को कोई बदल नहीं सकता। और अगर नहीं बदल सकता तो उसको सार्वजनिक करने में क्या चिंता है? कर दें, सार्वजनिक कर दें। हर चीज़ आजकल सार्वजनिक की जा रही है तो उसको भी कर दें। ये बात समझ में नहीं आई कि ये आशंका क्यों पैदा की जा रही है, क्यों पारदर्शिता का साथ नहीं दिया जा रहा, ये बात समझ में नहीं आई। लेकिन वो छोड़िए, जहाँ तक ईवीएम का मामला था, बहुत सारे सवाल लोगों ने उठाए थे और हमारा ये मानना था कि अगर इतने सवाल उठ रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उपाय निकालना चाहिए ताकि पूरा विश्वास आम जनता का ईवीएम में हो। अगर आम जनता सवाल पूछती रहेगी और आशंकाएं पैदा होती रहेंगी तो वो हमारे डेमोक्रेसी के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए वो एक अच्छी बात नहीं है। हम सिर्फ इसी बात को हमने कोशिश की कि हम उसको कोर्ट के सामने रखें, इसी बात को हमने बार बार इलेक्शन कमीशन से कहा, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया। ये हमको दुख है इस बात का। लेकिन सर अब चुनावों पे तो विश्वास होगा, जो भी प्रक्रिया है देखिए, तो कोई डाउट है तो अभी चुनाव पे तो विश्वास है ही, चुनाव पे तो विश्वास है, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। जिन देशों में लोगों को चुनाव पर विश्वास नहीं होता है वहाँ बॉयकॉट होता है, वहाँ चुनाव नहीं लड़ते हैं। हमने एक रास्ता निकाला है, इस देश ने एक रास्ता निकाला है कि अगर किसी को थोड़ी सी भी आशंका हो और किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो वो अगर किसी को वोट ना डालना चाहे तो नोटा को वोट डाल दे। हमने तो उसका रास्ता निकाल रखा है, हमारे पास उपाय तो हमारे देश में है। तो कोई नोटा डाल देगा तो उससे अवश्य बैठकर बात करनी पड़ेगी कि तुम इतने निराश क्यों हो कि तुमने किसी के लिए वोट नहीं डाला, वो अलग बात है। लेकिन चुनाव पे तो विश्वास है ही, क्यों नहीं होगा। लेकिन चुनाव में इतनी पारदर्शिता रहे और चुनाव में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको इस तरह से निभाया जाए कि उस विश्वास को और मजबूत किया जाए। सर आपको लगता है कि माइनॉरिटी
जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है चुनाव में, क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट की बात प्रधानमंत्री गृह मंत्री अपने भाषणों में करते रहे, कांग्रेस के ऊपर कि रिजर्वेशन लेके ये लोग वहाँ देना चाहते हैं, और यहाँ तक कि अभी तक कहा गया कि अपने वोट बैंक के सामने जाके मुजरा भी कर लें। इस तरीके की प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं इनका कोई असर होगा? देखिए, हुआ है, पड़ा है। क्या असर होगा? ऐसी बात कहने का क्या असर होगा कि कोई कहे कि जाइए आप मुजरा करिए तब आपको वोट मिलेंगे? इसका क्या असर होगा? मैं तो आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का हो, प्रधानमंत्री को किसी पक्ष ने प्रधानमंत्री को सपोर्ट दिया हो, लेकिन प्रधानमंत्री का देश के प्रधानमंत्री को ऐसे शब्द का उपयोग करना मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात नहीं है। अब वो शब्द उनके मुंह से निकल गया इसलिए वो कह बैठे। मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि ये किसी को कोई ऐसा उपाय या किसी को ऐसा सुझाव या परामर्श प्रधानमंत्री लेवल से आना चाहिए। बहरहाल वो अलग बात है, वो हो गया, लेकिन दो तीन बातें ज़रा स्पष्ट कर दें। रिजर्वेशन का मामला स्पष्ट कर दें। वो ये कह गए हैं या कहते हैं कि रिजर्वेशन जो माइनॉरिटीज़ को मिलता है वो रिजर्वेशन अपीजमेंट है। ये आप एक विशेष वर्ग को विशेष लाभ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने आरंभ से, जब से हमारा संविधान बना है, हमने रिलीजन की बेसिस पे, हमने धर्म के बेसिस पे रिजर्वेशंस को नकारा है, कभी नहीं दिया है। ना हमने दिया, ना कोई दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इसकी इजाज़त नहीं देगा। लेकिन एक और बात है कि किसी भी धर्म से संबंधित कोई हो, उसकी स्थिति, शैक्षिक स्थिति और सामाजिक स्थिति अगर पिछड़ेपन की है, तो किसी धर्म का भी हो, तो उस पिछड़ेपन के आधार पर उसको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो अगर आप इसमें से किसी धर्म के लोगों को अलग करेंगे तो वो कम्युनलिज्म होगा, और अगर सब धर्म इसमें सम्मिलित होंगे तो वो कम्युनलिज्म नहीं हो सकता। वो एक हर एक को एक बराबर का विषय है, बराबर का विषय उनको बराबरी मिलती है क्योंकि वो पिछड़े हैं। अगर किसी भी मुसलमान को या क्रिश्चियन को या सिख को इसलिए रिजर्वेशन दिया गया है कि वो उस धर्म से संबंधित हैं, तो मैं मानूंगा वो गलत है। मैं आज कह रहा हूँ वो गलत है। दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो पिछड़े वर्ग के हैं। और अब 10% ये इस सरकार ने किया है, तो इस सरकार को कम से कम उस बात का श्रेय तो लेना चाहिए कि 10% आरक्षण अब लोगों को दिया जाता है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को लेकर, आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से दिया जाता है। उसमें भी ये नहीं कहा जाता कि आर्थिक पिछड़ेपन में सिर्फ फला धर्म के लोग आ सकते हैं, वो भी नहीं कहा जाता। आर्थिक पिछड़ेपन में हर धर्म के लोग आ सकते हैं, हर धर्म के लोग आ सकते हैं, तो वो रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये मुसलमानों को रिजर्वेशन या क्रिश्चियंस को रिजर्वेशन, ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ का सवाल है? इसको तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि हमारे संविधान में और संवैधानिक व्यवस्था में ये संभावना नहीं है। कोई नहीं दे सकता है रिजर्वेशन किसी को। सर, आपने कहा कि सबका साथ सबका विश्वास वाली बात से सरकार का नारा रही। आपको लगता है लोगों ने इस बात के ऊपर जो है वोट किया है, और सरकार को या आप लोगों का, क्योंकि आप हमेशा विपक्ष भी कहता रहा है कि माइनॉरिटीज़ के साथ में व्यवहार ठीक नहीं है, देश का माहौल ठीक नहीं है, और लगातार जो है प्रधानमंत्री हों चाहे बीजेपी हो, उसके ऊपर आरोप उठ रहे हैं, तो किस दिशा में इस देश की माइनॉरिटी ने वोट किया होगा आपको लगता है? तो आप जगह जगह जा रहे हैं इसलिए नहीं, मैं एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं। मेरे उत्तर प्रदेश से मेरा संबंध है, विशेष संबंध है। उत्तर प्रदेश में जो हमको जिस बात का हमने संज्ञान लिया है वो ये है कि बहुत समय बाद माइनॉरिटी के लोग कांग्रेस की ओर देखा है। और पिछले असेंबली चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि इस दफ़ा नहीं, अगली दफ़ा हम आपके लिए वोट देंगे। और हम ये मानते हैं कि भरपूर वोट हमें मिला है। हम अकेले तो लड़ नहीं रहे थे, क्योंकि हम इंडिया अलायंस के माध्यम से चुनाव लड़ रहे थे। 17 सीटों पे हम लड़े, 53 सीटों पर
समाजवादी पार्टी बनी, हमारे सहयोगी और साथी के रूप में वो चुनाव लड़े, तो उसमें जहाँ जहाँ माइनॉरिटी वोट पड़ा है वो ये देखा गया है कि उनकी सहानुभूति कांग्रेस के साथ है। लेकिन कहीं बीजेपी ये ना कह दे कि देखिए यही तो हम, इसी की तो हम शिकायत कर रहे थे। आप अगर वीडियोस देखें समय समय पर तो बहुत सारे माइनॉरिटी के लोग कहीं कहीं पर बीजेपी के झंडे लेके भी जा रहे हैं। अब वो क्यों लेके जा रहे हैं, क्या करते हैं, उनको किसने प्रभावित किया है, वो अलग बात है, लेकिन उनको भी दे रहे हैं और अच्छी बात है। सबको वोट दीजिए, जिससे आपकी अपेक्षा पूरी होती है उससे उसको आप वोट दीजिए। लेकिन ये कह देना कि माइनॉरिटी का वोट हमें नहीं चाहिए, ये तो ना हम कह सकते हैं ना वो कह सकते हैं। उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहें कि हमें माइनॉरिटी का वोट नहीं चाहिए। कभी कभी उनके नेता ये कह देते हैं और वो ये कह देते हैं कि हमें माइनॉरिटी का वोट नहीं चाहिए और जो हमको वोट नहीं दे रहा वो पाकिस्तान चला जाए। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री में इतनी करेज है और उनमें इतनी हिम्मत है कि वो ये कहें कि मेरे नेता ने, मेरे मिनिस्टर ने जो कहा वो सही है। हम सब इस देश के मिल के सहभागी हैं। हमको हर एक को उतना ही अधिकार है जितना किसी और को है। और जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबका विश्वास चाहिए और सबका विकास चाहिए, तो फिर ये प्रश्न कहाँ से उठता है कि ये विकास फलां का क्यों हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि फलां को विकास ज़्यादा मिला है, ये कह सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनको भी विकास क्यों मिला है, ये नहीं कह सकते हैं। अगर कहीं ज़्यादा मिला है तो उसको ख़त्म करिए, उसको बराबर कर दीजिए। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जिस रिपोर्ट को आप देखेंगे, सच्चर कमेटी रिपोर्ट देखें, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट देखें, वो ये कहेगा कि इनको माइनॉरिटी को उतना नहीं मिल पाया है जितना सबको मिलता है, इसलिए इनके लिए विशेष कुछ प्रबंध करना चाहिए, ये कहते हैं। अगर ऐसा है कि उनको मिल चुका है तो फिर विशेष प्रबंध मत करिए, क्योंकि ये तो कानून हमारा संविधान ये कहता है कि देखना पड़ेगा कि किसको कितना मिला है और किसको कितनी आवश्यकता है। और ये कौन तय करेगा, ये हम नहीं तय करेंगे, ये सिर्फ पार्लियामेंट नहीं तय करेगा, बल्कि इसको पार्लियामेंट के तय करने के बाद सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर बैठ के जांच करने के बाद तय करेगा कि ये सही है या गलत है। और ये किसी वर्ग के लिए भी, माइनॉरिटी के लिए सिर्फ अकेले नहीं, पूरे पिछड़े वर्ग के लिए और दलित समाज के लिए पिछड़ेपन की बुनियाद पर, पिछड़ेपन के आधार पर जो उनकी मदद करनी है वो हम करते हैं। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, इसको स्पेशल रिजर्वेशन, इसको स्पेशल अफर्मेटिव एक्शन, बहुत सारे शब्द हैं जो इसका उल्लेख करते हैं। उन किसी भी शब्द को आप ले लीजिए और उस शब्द पर खरे उतरता है, जो खरा उतरता है उसको आप ये सहयोग दीजिए। सर, जब ये बात आप कहते हैं सच्चर कमेटी और रंगनाथन कमेटी, सच्चर कमेटी की बात आती है, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के इस बयान का जिक्र हमेशा बीजेपी भी करती है और बाकी भी किया जाता है कि उन्होंने ये बात खुद कही थी कि इस देश पे जो पहला संसाधनों पर पहला हक जो है माइनॉरिटीज़ का होना। ये नहीं कहा था उनके पूरे शब्द अगर आप पढ़ें तो उन्होंने ये कहा था कि पिछड़े वर्ग, दलित और जो भी हमारे वंचित समाज हैं उनमें फिर उन्होंने जो माइनॉरिटीज़ को अंकित किया था। और वो भाषा जिसको इन लोगों की शिकायत है, वो आप यूएन का कोई डॉक्यूमेंट खोल लीजिए, यूएन के हर डॉक्यूमेंट में फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उस पर थोड़ा सा एम्फेसिस होता है ताकि उसको जो मामूली साधारण जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनसे हटकर ज़्यादा फोकस डाल दिया जाए। लेकिन ये नहीं कहा फर्स्ट राइट डज नॉट मीन कि और किसी का राइट नहीं है। तो आप 10 लोगों को खड़ा करेंगे तो उसमें सबसे कमज़ोर को आप पहले खड़ा करेंगे और कहेंगे इसका हक पहले बनता है, उसके बाद हम सबका हक बनता है। और यही हमारे संविधान की लैंग्वेज है, यही हमारा संविधान कहता है। चाहे वो शब्दावली यूएन की शब्दावली संविधान में ना हो, लेकिन ये यूएन की शब्दावली है कि सबसे कमज़ोर को सबसे पहले दीजिए और सबको बराबर दीजिए। तो इसमें किसको शिकायत हो सकती है। और अगर हमने ये कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा, तो उसके बाद हमने कुछ ऐसा किया जो औरों को डिप्राइव किया। ये तो बार बार कहते हैं कि ये औरों को डिप्राइव करेंगे और सिर्फ माइनॉरिटी को दे देंगे, लेकिन औरों को डिप्राइव ना हम कर सकते हैं, ना हम करेंगे, ना हम करना चाहते हैं।
ना माइनॉरिटी को अकेले सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनको औरों के साथ खड़ा करके हम ये कहना चाहते हैं कि सबको बराबर की नज़र से देखो और सबको बराबर का हिस्सा दो। एक माँ जब अपने 4 बच्चों को खाना बांट के देती है, तो वो माँ अगर सबसे छोटे बच्चे को पहले देती है तो इसका मतलब नहीं कि उस माँ को 3 और बच्चों से प्यार नहीं है। लेकिन माँ एक वक्त में 4 को नहीं दे सकती, माँ एक एक करके देती है। माँ की ममता सबको स्वीकार करती है, माँ की ममता सबका सम्मान करती है, लेकिन माँ की ममता कहीं ना कहीं शुरू होती है और अक्सर शुरू होती है सबसे छोटे बच्चे से। सर आखिरी सवाल, क्योंकि 1 जून को आप लोगों ने मीटिंग बुलाई है इंडिया ब्लॉक की, तो क्या आश्वस्त हो गया इंडिया ब्लॉक 1 तारीख को जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, 4 को वोटिंग है, उससे पहले चीज़ें बैठक का दौर अभी से शुरू हो? देखिए, हम नहीं चाहते ज़्यादा कि प्रधानमंत्री महोदय को और उनकी पार्टी को ज़्यादा चिंता हो और ज़्यादा कष्ट हो, क्योंकि वो बार बार पूछते हैं आपका नेता कौन होगा, आपका प्राइम मिनिस्टर फेस कौन होगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हम उनकी इस उत्तेजना को समाप्त कर दें उतना बेहतर, देश के लिए भी बेहतर है और सरकार के लिए भी बेहतर है। तो क्या उसमें फिर जब आप ये बात करते हैं तो फिर कांग्रेस के रिपोर्टर में सवाल आपसे यही बनता है, तो क्या वो राहुल गांधी हैं? देखिए, हमारे दिल में पार्टी कार्यकर्ता के दिल में अगर कोई इच्छा है और अगर कोई सपना है तो वो स्वीकार करना पड़ेगा, वो राहुल गांधी जी के लिए है। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक बात कही है, उन्होंने कहा कि यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है प्रधानमंत्री पद का, हम लोग सब एक सपने को लेकर चल रहे हैं और जब मौका आएगा तो हम लोग साथ बैठेंगे और आपस में बैठने के बाद हम ये तय करेंगे कि हमको आगे अब कौन लेकर चलेगा। तो अगर हमारे नेता ने, राहुल गांधी ने ऐसा कह दिया है तो उसमें मैं कोई बात जोड़ूं तो वो अच्छी बात नहीं होगी। हम उनकी बात को स्वीकार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारा उनसे लगाव है और जो उनके लिए सपने हैं वो अपनी जगह हैं। लेकिन ये प्रभावित नहीं करेंगे हमारे नेताओं का वो निर्णय जो वो बैठकर आपस में लेंगे और जो ज़मीनी वास्तविकता है उसको सामने रखकर, क्योंकि जब तक वहाँ बैठेंगे आएंगे तब तक मुझे लगता ये है कि हर क्षेत्र के नेता को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि उनको कितनी सीटें आ रही हैं, उसको शायद सामने रखकर ही निर्णय होगा। लेकिन वो कैसे निर्णय लेंगे, क्या कुछ करेंगे, मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि उसके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।